नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का मेरा वीडियो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे कंपनसेशन मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे बात करें कंपनसेशन मैनेजमेंट की। तो कंपनसेशन मैनेजमेंट समझने से पहले कंपनसेशन हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। कंपनसेशन जैसे कि हम लोग अगर किसी काम को कर रहे हैं और उस काम का हमें जो पैसा मिलता है उसे हम लोग कंपनसेशन कहते हैं। जिस काम को करने से हमें उससे कुछ लाभ मिले या फिर उससे कुछ हमें छूट मिले किसी भी काम को करने के बाद, उसे हम लोग कंपनसेशन कहते हैं। और इसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब करते हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट कहते हैं। कंपनसेशन मैनेजमेंट में कुछ तरह के रिवॉर्ड्स आ जाते हैं, बोनस आ जाते हैं, कमीशन आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। ये सब जो होता है ओवर टाइम प्रॉफिट हो जाता है, ओवर टाइम पे आ जाता है। ये सारे जो भी चीज़ें होते हैं वो सभी आते हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट। वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, वो वेजेस में भी होते हैं और सैलरीज में भी होते हैं। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हो तो वो आपका सैलरी हो जाता है, और अगर आप उस कंपनी में वर्कर की तरह काम करो तो वो आपका वेजेस हो जाता है। तो यहाँ पे काम एक ही है, लेकिन नाम दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस करता है, जो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। तो कंपनसेशन मैनेजमेंट यही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट, ऑल्सो नोन एज वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। ये कंपनसेशन मैनेजमेंट जो है वो वेज एंड सैलरी का एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से भी समझ सकते हैं। रेम्यूनरेशन मैनेजमेंट और रिवॉर्ड मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग टोटल कंपनसेशन पैकेज। और ये जो होता है रेम्यूनरेशन मैनेजमेंट, जिसको हम लोग मेहनताना कहते हैं, जो हम लोग काम कर रहे हैं उसका हम लोग को जो पैसा मिल रहा है उसे हम लोग रेम्यूनरेशन कहते हैं, मेहनताना उसे। या फिर किसी भी तरह के रिवॉर्ड को हम लोग एक जगह मिलाकर, जिस किसी भी रिवॉर्ड को, किसी भी बेसिक सैलरी को, किसी भी, जैसे कि हम लोग के फैमिली में अगर कोई काम कर रहा होता है एम्प्लॉय, तो उसका हम लोग बहुत बार सुनने के आता है कि उनका बेसिक सैलरी ये है, उनका पीएफ इतना कटता है, उनको रेंट इतना देना पड़ता है, ये होता है वो होता है। तो ये सारे को मिला के, इन सारे डिज़ाइन को मिला के एक जगह रख कर उन्हें हम लोग कंपनसेशन पैकेज कहते हैं। ये सारे रिवॉर्ड्स को मिलाकर, चाहे वो बोनस हो या फिर ओवर टाइम पे हो, प्रॉफिट शेयर हो, कमीशन हो, कंपनी पेड कार या फिर कंपनी पेड हाउस है। अगर आप कहीं पे बाहर जा रहे हो काम करने, तो कितने बार आप लोगों ने सुनने भी आया होगा कि कंपनी जो आपको खुद घर रूम प्रोवाइड कर दे रहा है या फिर कार प्रोवाइड कर दे रहा है कि आप अपने काम पे सही से आ सको, जा सको। इस तरीके से यही होता है। ये सारा पैकेज को एक जगह इकट्ठा करके जो बोला जाता है, इसे बोला जाता है कंपनसेशन पैकेज। तो यही होता है कंपनसेशन मैनेजमेंट। अब हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट क्या क्या है। The basic objective of compensation management can be briefly termed as meeting the needs of both employees and the organization management are follows। यहाँ पे बेसिक ऑब्जेक्टिव को हम लोगों ने लिखा है, जो बहुत ही अच्छी तरीके से समझाता है और एम्प्लॉयज़ के नीड्स और ब्रीफली टर्म्ड को भी अच्छे से बताने की कोशिश करता है। तो वो क्या क्या है उसे हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में। सबसे पहला पॉइंट आता है हम लोग का अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग पर्सोनल। अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग पर्सनल में क्या आता है, यहाँ पे रिटेनिंग का मतलब हो जाता है कि आप क्या काम कर रहे हो, उस रूल का आप क्या लागू कर रहे हो, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल्स है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको आप किस तरीके से उसका यूज कर रहे हो और काम कर रहे हो। जैसे कि आपको, अगर आप मार्केटिंग में अगर आप कुछ काम कर रहे हो या फिर सेल्स में अगर कुछ काम कर रहे हो, तो आपको एक टास्क दिया जाता है कि आपको इतने महीने में इतना टास्क आपको कंप्लीट करना है। अगर नहीं करोगे तो हो सकता है आपका सैलरी से पैसे कट जाए, या फिर हो सकता है आपको बोनस नहीं मिले, या फिर बहुत कुछ हम लोग देख सकते हैं। इससे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो ये सभी चीज़ों को आपको कंप्लीट करते हुए जाना होता है। From organization point of view, the compensation management aims at attracting and retaining right personnel in the organization।
अगर हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनसेशन मैनेजमेंट जो है वो एक ही चीज टारगेट में रखता है कि उसका जो अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग राइट पर्सनल है ऑर्गेनाइजेशन का वो सही से चले. Not only they require persons who are well qualified, but they are also retained in the organization. और जरूरी नहीं कि उनका जो क्वालिफिकेशन है बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही अच्छा क्वालिफाइड पर्सन हो. ये होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में वो किस तरीके से वो काम कर रहा है, उस सारे टास्क को वो सही तरीके से पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये उन लोग का रिक्वायरमेंट होता है. फिर इन द प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट मैनेजरियल टर्नओवर इज अ बिग प्रॉब्लम पार्टिकुलरली इन हाई नॉलेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. और आज के टाइम पे प्रेजेंट डे में ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट हो गया है और बहुत ही ज़्यादा मैनेजरियल टर्नओवर जैसा हो गया है कि एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है. इसे हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं ये बहुत ही बड़ा पार्टिकुलरली प्रॉब्लम हो गया है कि हाई नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन में जब किसी एम्प्लॉय को ढूंढा जाता है तो उन लोग को सही या तो उनमें नॉलेज मिलता है या तो फिर उनका टारगेट अचीव नहीं हो पाता है. ऐसा ही कुछ हम लोग को वहाँ पे भी देखने को मिलता है. तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि आपको अच्छा नॉलेज भी चाहिए और एक अच्छा टारगेट कंप्लीट करने वाला एम्प्लॉय भी चाहिए. फिर आता है मोटिवेटिंग पर्सनल. मोटिवेटिंग पर्सनल क्या आता है? कंपनसेशन मैनेजमेंट एम्स टू मोटिवेटिंग पर्सनल फॉर हायर प्रोडक्टिविटी. अब यहाँ पे कंपनसेशन मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का जो कंपनसेशन मैनेजमेंट है वो ये टारगेट करता है कि कोई भी एम्प्लॉय जो है उसको कितना हायर प्रोडक्टिविटी से उसको मोटिवेट कर सके. अगर आप काम अच्छा कर रहे हो, आप अपना टारगेट अच्छा से पूरा कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको रिवॉर्ड के तौर पे आपको कंपनी कार प्रोवाइड कर दे या प्रमोशन प्रोवाइड कर दे या फिर किसी तरह का अवार्ड रिवॉर्ड प्रोवाइड कर दे. ये होता है मोटिवेशन पर्सनल. Monetary compensation has its own limitation in motivating people for superior performance. Compensation management can be designed to motivate people through monetary compensation to some extent. तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये उसी तरीके से हो रहा है कि compensation management क्या करता है, वो किस तरीके से monetary compensation को मोटिवेट करता है लोगों को, वो अपने लोगों का किस परफॉर्मेंस पे वो अप्रूवल देता है या फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है या फिर उसे प्रमोशन बोनस रिवॉर्ड सब देता है. ये सब होता है मोटिवेटिंग पर्सनल. अगर आपका सैलरी मान लेते हैं, अगर आपका सैलरी कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और उसका आपका सैलरी हो गया 50,000 रुपीज़ और आप कंपनी को अच्छा प्रॉफिट दिखाए या फिर कंपनी का बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप एक अच्छा एम्प्लॉय बन चुके हो, तो कंपनी आपको क्या रिवॉर्ड में दे सकता है? हो सकता है कि आपको प्रमोशन दे दे या फिर हो सकता है कि आपका सैलरी 50,000 से 60,000 कर दे, 1 लाख कर दे, इस तरीके से. तो आपका जब सैलरी इंक्रीज हो रहा है तो फिर आपको मोटिवेशन मिल रहा है तो आप उसके लिए और अच्छा काम करोगे. यही होता है. जैसे कि एक और एग्जांपल मैं दे दूं कि जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप मुझे नीचे कमेंट करोगे, तो नीचे कमेंट पढ़ के मुझे ऐसा मोटिवेशन फील होगा कि हाँ आप मेरे वीडियो को देख रहे हो और आप मेरे वीडियोस को और भी लाना चाहते हो और भी दूसरों को दिखाना चाहते हो. तो ये सब होता है मोटिवेशन पर्सनल. फिर आता है ऑप्टिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ कॉम्पनसेशन. वो क्या होता है? Compensation management aims to optimizing cost of compensation by establishing some kind of linkage with performance and compensation. It is not necessary that higher levels of wages and salaries will bring higher performance automatically, but depends on the kind of linkage that is established between performance and wages salaries. तो ये क्या था ऑप्टिमाइजिंग कॉस्ट कॉम्पनसेशन. कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट जो है उसका एक और टारगेट होता है कि जो भी कॉस्ट ऑफ कॉम्पनसेशन है स्टेबल किया गया किसी भी परफॉर्मेंस के लिए, उसका सही तरीके से ऑप्टिमाइज करना, उसको सही तरीके से काम करवाना. अगर आप किसी एम्प्लॉय को 60,000 रुपए दे रहे हो तो वो जाहिर है कि वो 60,000 रुपए जैसा काम करे या फिर उससे भी ज्यादा काम करे. ऐसा नहीं कि आप उसे 60,000 दे रहे हो और उससे आप बस काम करवा रहे हो छोटा मोटा, या फिर वो काम कर रहा है छोटा मोटा, 1 दिन आता है 2 दिन नहीं आता है, ऐसा नहीं. जब वो काम करने का पैसा ले रहा है तो वो काम भी प्रॉपरली करना चाहिए, वो काम भी प्रॉपरली होना चाहिए. तो ये सभी एक दूसरे जगह से लिंकेज है, चाहे वो सैलरी का हो या फिर किसी भी लेवल का वेजेस का हो. हायर लेवल ऑफ वेजेस और हायर लेवल ऑफ सैलरीज ब्रिंग हायर परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली, बट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ लिंकेज. आप किस तरीके से लिंकेज कर रहे हो, आप किस तरीके से काम कर रहे हो, आपका किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट है उस काम को लेकर, आपका परफॉर्मेंस को लेकर. फिर आता है कंसिस्टेंसी इन कॉम्पनसेशन.
ये क्या होता है? कंपनसेशन मैनेजमेंट ट्राइज टू अचीव कंसिस्टेंसी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन कंपनसेशन एम्प्लॉयज। कंपनसेशन मैनेजमेंट जो है वो एक और चीज से कंपनसेटिंग एम्प्लॉयज को देखना चाहता है, वो किस तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं इंटरनल तरीके से और एक्सटर्नल तरीके से, तभी जाके वो कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं। इंटरनल कंसिस्टेंसी इन्वॉल्व्स पेमेंट बिकॉज ऑफ क्रिटिकली ऑफ जॉब्स एंड एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस ऑन जॉब्स। इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या होता है कि आप जो काम कर रहे हो उसका आपको पैसा मिल रहा है, ऐसा नहीं कि आप कंपनी में आ रहे हो काम कर रहे हो आपको कंपनी पैसा नहीं दे रहा है, तो ये आता है इंटरनल कंसिस्टेंसी में। Thus higher compensation is attached to higher performance in the same job। और हायर कंपनसेशन क्या होता है कि जब आप किसी हायर परफॉर्मेंस के लिए काम करो और उसी जॉब में उसी कंपनी में उसी जॉब में आप जैसे अगर मैनेजर हो तो आप मैनेजर का पोस्ट पे और भी दूसरा कुछ एडवांस में काम कर रहे हो, उससे ज़्यादा काम कर रहे हो, जितना आपका काम है उससे ज़्यादा काम कर रहे हो, तो फिर ये हायर कंपनसेशन भी आपको मिलता है। फिर आता है फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिंग कंपनसेशन। फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिंग कंपनसेशन में क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। इसमें भी हम लोग समझते हैं क्या होता है। फैक्टर अफेक्टिंग कंपनसेशन मस्ट बी गिवन एडिक्वेट कंसिडरेशन टू मेक द प्लान मोर एंड रियलिस्टिक। Such factors lie outside the organization and are known as external factor। ये क्या होता है? ये एक adequate consideration है जिसमें उनको ज़्यादा प्लान करना पड़ता है और ज़्यादा रियलिस्टिक भी होना पड़ता है, कि उनको प्लान भी एकदम सही और ज़्यादा करना पड़ता है और उनका काम भी सही तरीके से होना चाहिए और रियल में लगना चाहिए कि हाँ ये काम कर रहा है ये कंपनी या फिर वो एम्प्लॉय काम कर रहा है कंपनी के लिए। और ये कैसे होता है? सच फैक्टर्स लाइज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ फैक्टर जो है एम्प्लॉयज के वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर में दिखाई देता है और कुछ फैक्टर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही दिखाई देता है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर, वो भी किसका? कंपनसेशन का। एक्सटर्नल फैक्टर्स no organization can determine its compensation plan in isolation, but it has to turn its plan account to various external forces which determine to a very great extent what the organization should pay in order to meet environmental needs and to attract and retain competent personnel, both managerial and non-managerial external factors are as follows। तो हम लोग उसके फैक्टर्स को बाद में देखते हैं जो फॉलो किया गया है। हम लोग पहले एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है वो समझते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो डिटरमाइन करता है कंपनसेशन प्लान को आइसोलेशन, बट ये एक टर्न करता है, ये एक जगह ऐसा जगह टर्न करता है जो प्लांट अकाउंट होता है, अकाउंट का जो प्लान होता है, जो प्लान किया हुआ है उसको एक्सटर्नल फोर्सेस को, अलग अलग एक्सटर्नल फोर्सेस का यूज करके या फिर उसको बहुत ही ज्यादा एक्सटेंड करके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम लगाए जा रहे हैं, जो भी एम्प्लॉय को पैसा दिया जा रहा है, उस तरीके से उनका जो मीट इन्वायरमेंटल नीड्स है, उस एम्प्लॉय का क्या नीड है या फिर ऑर्गेनाइजेशन का क्या नीड है, ये सभी को देखा जाता है। और फिर ये अट्रैक्ट और रिटेन भी करता है कॉम्पिटेंट को, पर्सनल को, और बोथ मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल फोर्सेस को भी, एक्सटर्नल फैक्टर। और वो किस तरीके से? नेचर ऑफ एचआर मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्टिविटी, प्रिविलिंग मार्केट रेट, कॉस्ट लिविंग, इन सभी तरीके से। नेचर ऑफ एचआर मार्केट क्या होता है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग कंपनसेशन प्लान of any organization. In analyzing the nature of HR market, there are three important factors which must be analyzed. These are demanded and supply, productivity and prevailing market rate of wage and salary of different classes of personnel. नेचर ऑफ एचआर मार्केट में क्या हो जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और साथ में ये ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एचआर मार्केट का नेचर है उसको एनालाइज करने की कोशिश करता है। ह्यूमन रिसोर्स मार्केट यहाँ पे बोला जा रहा है एचआर को। फिर देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट, और इसके भी कुछ तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण इसे एनालाइज किया जाता है एम्प्लॉय का। सबसे पहला कि उनका डिमांड और सप्लाई कैसा है, दूसरा कि उनका मार्केट रेट और वेज सैलरी कैसा है, और उसका अलग अलग कौन कौन सा क्लास है, ये सबको। फिर आता है डिमांड एंड सप्लाई।
डिमांड एंड सप्लाई में क्या आता है? द नेचर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सनल ऑपरेट्स द नेशनल रिलीजन एंड लोकल लेवल्स एंड डिटरमाइन द वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर। डिमांड और सप्लाई क्या करता है? वहां जिस एरिया का वो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कहीं पे जब वो काम कर रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोडक्टिविटी हो रहा है, वहां का डिमांड कैसा है उसका प्रोडक्ट का, किस चीज का डिमांड है, किस चीज का सप्लाई ज्यादा है। अलग अलग एरिया का, अलग अलग नेशनल का, अलग अलग रिलीजन का अलग अलग डिमांड होता है, अलग अलग सप्लाई होता है। तो इन सभी को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है। द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ए प्रोडक्ट मार्केट ऑपरेट्स, और ये बहुत ही लॉफुली काम भी होता है। दस इफ द डिमांड ऑफ फॉर सर्टेन कैटेगरी ऑफ पर्सनल एंड एक्सिस्ट देयर सप्लाई, देयर प्राइसेस टेंड टू बी हाई इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रोडक्टिविटी। फिर ये बहुत ही सर्टेन भी होता है डिमांड को लेके, और बहुत ही कैटेगराइज्ड भी होता है अपना सप्लाई को लेके कि उसका डिमांड और सप्लाई और उसका प्राइसेस कैसा है, और हाई इररिस्पेक्टिविटी भी प्रोडक्ट में देखा जाता है, प्रोडक्टिविटी में। फिर आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी ऑफ एचआर इज अनदर मार्केट रिलेटेड फोर्स। ये एचआर का दूसरा मार्केट फोर्स हम लोग बोल सकते हैं जिससे रिलेट करता है। विच अफेक्ट्स कंपनसेशन प्लान्स इफ प्रोडक्टिविटी ऑफ द पर्सनल इज हाई, वेजेस और सैलरीज रेट्स विल बी हाई एंड वाइस वर्सा। अगर प्रोडक्टिविटी रेट ज्यादा है तो जाहिर है कि उसका सैलरी और वेजेस भी ज्यादा होगा। फिर प्रेवेलिंग मार्केट रेट। Third, HR market related factors is the prevailing market rates of different classes of personnel, also known as comparable rates of giving rates. फिर थर्ड पॉइंट क्या है? एचआर मार्केट जो है ये उससे भी रिलेट करता है फैक्टर। प्रिविलिंग मार्केट रेट्स की अलग अलग क्लास है, डिफरेंट मार्केट क्लास है, डिफरेंट पर्सनल है, और उन सभी को एक साथ कंपेयर किया जाता है, जिसको हम लोग कंपेरेबल रेट्स और गिविंग रेट्स से भी समझ सकते हैं। इट अफेक्ट्स एन ऑर्गेनाइजेशन कंपनसेशन प्लान। तो ये तो था प्रिविलिंग मार्केट रेट। अब है कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग वेरियस एट इंटरनेशनल लेवल, दैट इज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री और वेरियस एट डिफरेंट प्लेस विद द सेम कंट्री। Cost of living component of compensation plan may be taken care by adjusting the base compensation. Cost of living में क्या होता है? ये अलग अलग कंट्री का, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक चलता है कॉस्ट ऑफ लिविंग। फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी चलता है, या फिर और भी बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस होता है, वेरियस प्लेसेस है जिसका कंट्री जो सेम है लेकिन प्लेस अलग अलग है उस कंट्री में। फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपोनेंट ऑफ कंपनसेशन प्लान में बी टेकन केयर बाय एडजस्टिंग द बेस कंपनसेशन। तो जैसे कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी प्रोजेक्ट को लेके कुछ एम्प्लॉयज़ को दूसरे कंट्री में भेज रहा है, या फिर उसी कंट्री किसी दूसरे प्लेस में भेज रहा है, तो वहाँ भी उन लोग का सैलरी में या फिर वेजेस में कॉम्पनसेट होता है, उन लोग का सैलरी या फिर वेजेस कॉम्पनसेशन होता है। तो ये होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब यहाँ पे हम लोग एक और देखेंगे ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन क्या है? ट्रेड यूनियंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग कॉम्पनसेशन प्लान बाय पुटिंग प्रेशर ऑन द ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट मोर फेवरेबल वेज स्ट्रक्चर। ट्रेड यूनियन में क्या होता है? जितने भी इंपॉर्टेंट रोल होते हैं ये ट्रेड यूनियन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी होता है। ये डिटरमाइन करता है कंपनसेशन प्लान को, जो उस एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रेशर मिल रहा है वो किस तरीके से उसको यूज़ कर रहा है, उसका वेजेज स्ट्रक्चर कैसा है, ये समझने में। फिर लीगल फ्रेमवर्क। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू adhere to leave framework गवर्निंग वेजेस एंड सैलरीज स्ट्रक्चर। लीगल फ्रेमवर्क में क्या होता है? हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका एक ही रिक्वायरमेंट होता है कि वो भी जो वेजेस मिल रहे हैं उनका सैलरी स्ट्रक्चर कैसा है, गवर्निंग सैलरी स्ट्रक्चर और वेजेस स्ट्रक्चर कैसा है। फिर देयर फॉर सेपरेट एक्ट्स डीलिंग विथ वेजेस ऑफ वर्कर एंड सैलरी ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। फिर आता है सोशल फैक्टर। एन ऑर्गेनाइजेशन कंपनसेशन plan may be affected by social factors in terms of how society views the plans. In every society, certain concept of fair wages, fair treatment to employees, etc. are developed.
सोशल फैक्टर्स में क्या होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का कंपनसेशन प्लान होता है उसको किस तरीके से वो अफेक्ट कर रहा है सोशल फैक्टर द्वारा, सोशली वो किस तरीके से अफेक्ट दे रहा है वो डिसाइड करता है। सोसाइटी व्यूज़ क्या है, उसका प्लान क्या, सोसाइटी व्यूज़ को लेके उसका सर्टेन कॉन्सेप्ट को, फेयर वेजेस को, सभी को ध्यान में रखते वो काम करता है, डेवलप करने की कोशिश करता है, या फिर ट्रीटमेंट, एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट जो भी है उन सभी चीज़ों का काम करता है। ये तो था एक्सटर्नल फैक्टर्स के कुछ पॉइंट्स। अब है यहाँ पे इंटरनल फैक्टर्स। देयर आर मैनी इंटरनल फैक्टर्स विच अफेक्ट द कंपनसेशन प्लान। दे आर, यहाँ पे बहुत सारा इंटरनल फैक्टर है जो कंपनसेशन प्लान को अफेक्ट देता है। पहला आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, organization strategy and attitude. Organization tries to like its compensation plan with its strategy. Management attitude towards employees have decided influence over wage and salary structure. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी और एटीट्यूड जो है वो ये ट्राई करता है, ऑर्गेनाइजेशन ये ट्राई करता है कंपनसेशन प्लान के थ्रू, एक स्ट्रैटेजी के थ्रू कि मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है एम्प्लॉयज़ को लेके, वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनका किस तरीके का वेजेस और सैलरी स्ट्रक्चर है। दिस एटीट्यूड अफेक्ट द प्लान ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन ह्यूमन फैक्टर मार्केट प्रोजेक्टिंग अ पार्टिकुलर इमेज, वेदर अ proactive or reactive prayer, whether above average prayer or below average prayer। ये क्या होता है, ये दिस एटीट्यूड्स अफेक्ट द प्लानिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन का प्लानिंग होता है, एटीट्यूड अफेक्ट होता है जो ह्यूमन फैक्टर का प्रोजेक्टिंग पर्टिकुलर इमेज जो बना हुआ है उसको चेंज करने की कोशिश करता है, रिएक्टिव करने की कोशिश करता है, उसका एवरेज प्रेयर को या फिर बिलो एवरेज प्रेयर को चेंज करने की कोशिश करता है, रिएक्टिव प्रोएक्टिव करने का सोचता है उसका इमेज को। फिर आता है एबिलिटी टू पे। The wage and salary structure of an organization depends on its ability to pay। अब ऑर्गेनाइजेशन में वेजेस और सैलरी स्ट्रक्चर देने का एक ही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितना उसका टर्नओवर है और वो कितना क्षमता रखता है कि कितना एम्प्लॉय को वो अपना सैलरी और वेजेस दे सकता है। Those organizations which earn high profits tend to pay high as compared to those whose profit is low or who are incurring losses। और जो वो कंपनी जो हाई प्रॉफिट करता है, अर्न करता है और साथ में कंपैरिजन के हिसाब से कम प्रॉफिट अपने एम्प्लॉयज़ को देता है, तो ये बहुत ही गलत बात होता है। यहाँ पे उन लोग को जो पुराने जो लॉस में जा रहे ऑर्गेनाइजेशन उनसे ज़्यादा इन लोग को इंसेंटिव्स, उन लोग को सैलरीज देना पड़ता है। फिर आता है नेचर ऑफ पर्सनल। नेचर ऑफ पर्सनल क्या होता है, देयर आर सर्टेन एम्प्लॉय रिलेटेड फैक्टर्स विच अफेक्ट वेज और सैलरी पेबल टू देम। दिस फैक्टर मे बी जॉब परफॉर्मेंस, सीनियोरिटी, but not necessarily superior performance potential for future performance, special skills or other पर्सनल फैक्टर्स। नेचर ऑफ पर्सनल में क्या होता है कि एम्प्लॉय का जो भी रिलेटेड फैक्टर है उस हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं, उन हिसाब से उसको सैलरी मिलता है। उसका जॉब परफॉर्मेंस, जैसे कि यहाँ पे फैक्टर में हम लोग बोल सकते हैं जॉब परफॉर्मेंस क्या है, उसका सीनियोरिटी क्या है, उसका सुपीरियर परफॉर्मेंस कैसा है, उसका पोटेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, उसका फ्यूचर परफॉर्मेंस और स्पेशल स्किल क्या है, उस हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं। तो ये तो था इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स के कुछ पॉइंट्स। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें मैंक स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।